अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर जन्नत को अंदर दाखिल होते देखकर जैसे अचानक ही सबकी हंसी को ब्रेक लग गए। जो जहाँ था वहीं मुंजमद रह गया। नजरें झुकाए, माथे को दुपट्टे से आधा ढांपे हुए वो अंदर आ रही थी। गांव से चलते हुए उसका हुलिया इस कदर ख़राब हो गया था और अब मज़ीद ख़राब होकर बड़ी डरावनी शक्ल इख्तियार कर चुका था। चमकते गहरे जर्द रंग के सूट में वो इस वक्त कोई कार्टून ही लग रही थी। उस पे चोट खाई हुई अच्छी खासी सुतवा नाक फूल कर गुब्बारा बन चुकी थी। जिस कदर मेकअप सुबह उसने किया था वो अब आंसुओं और पसीने के मिलाप से कीचड़ बन चुका था। मैं तुम लोगों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। जन्नत की शक्ल देखने के बाद उनके हैरान कुन तासुरात सजावल देख चुका था। वो नजरें चुराता हुआ तेजी से उठ के बाहर चला गया। सलाम जी। उसके जाने के बाद जन्नत ने माथे तक हाथ ले जाकर उन सबको सलाम किया। आप बैठिए ना भाभी। अचानक उनमें से किसी एक को होश आया। जन्नत ने कनखियों से देखा। वो तादाद में 4 थे और चारों सजावल के हम उम्र थे। वो चुपचाप कोने वाले सोफे पे टिक गई। कैसी हैं आप? उनमें से अब किसी एक ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। ठीक हूँ जी, आहिस्तगी से जवाब आया। कब आए आप लोग? अब एक दूसरे ने पूछा। अभी पहुँचे हैं जी। वो फिर बोलकर खामोश हो गई। वो चारों भी अचानक ही खामोश हो गए थे। जिस वक्त सजावल चाय की ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ वो सब इस तरह चुप थे जैसे किसी जनाजे पे आए हो। तुम जाओ अंदर। ट्रे मेज़ पे रखते हुए सजावल ने उससे कदरे आहिस्तगी से कहा। वो चुपचाप उठ के अंदर आ गई। उसकी तबीयत भी सख्त मकदर हो रही थी। बाहर आकर उसने आहिस्ता आहिस्ता सारे घर का जायज़ा ले डाला। इस बेडरूम के अलावा एक छोटा सा कमरा और भी था जिसे फिल वक्त स्टोर के काम में लिया जा सकता था। एक छोटा सा सहन था जिसके आखिर में किचन था। अटैच बाथ दोनों कमरों के दरमियान था और दरवाजे दोनों कमरों में खुलते थे। इस वक्त वो जिस्मानी और जहनी दोनों एतबार से थकन महसूस कर रही थी। मुंह हाथ धोने की गर्ज से वो बाथरूम के अंदर दाखिल हुई। लाइट खोलकर जैसे ही वो वॉश बेसिन के सामने खड़ी हुई उसकी निगाह बेख्तियार सामने लगे आईने पे पड़ी। हैरत से उसके मुंह से निकला। चंद लम्हे वो टिकटिकी बांधे अपने अक्स को घूरती रही और फिर बेइख्तियार ही उसकी हंसी निकल गई। अपना इस कदर बदसूरत अक्स वो भी ज़िंदगी में पहली बार ही देख रही थी। काफ़ी देर तक वो यूं ही हंसती रही, फिर नल खोल के मुंह धोने लगी। और फिर उसी शाम जब सजावल सो के उठा तो जन्नत भी नहा धो के कपड़े तब्दील कर चुकी थी। फूलदार नीला सूट पिछलों के मुकाबले में निस्बतन बेहतर लग रहा था और दुपट्टे पर चमकदार गोटे की बजाय सफ़ेद फूल खड़े हुए थे। चाय लिए उसके सरहाने सर झुकाए खड़ी हुई वो उसे काफ़ी बेहतर कंडीशन में नजर आई। ओ जी, ये चाय। उफ, मगर ये तकिया कलाम। वो अचानक ही मायूस हुआ। क्या क्या नज़रअंदाज करूँगा अम्मा जी। औलाद के मुकाबले में भांजी को इस कदर तरजीह। हाँ ठीक है, रख दो। वो उठ के बैठ गया। जन्नत थोड़ी देर मुंतज़िर निगाहों से उसे देखती रही कि शायद वो बैठने को कहे, मगर जब सजावल कुछ ना बोला तो वो भी पलट गई। सजावल ने बस एक निगाह बेनियाज उठाई और फिर जैसे झुकाना ही भूल गया। उसके बाल जैसे अंधेरा सा छा गया कमरे में। घुटनों तक स्याह घने चमकीले बालों की जैसे आबशार बनी हुई थी। किसी भी लड़की के हवाले से सजावल के लिए उसकी शख्सियत में सबसे पसंदीदा चीज़ लंबे बाल ही थे और ये भी हकीकत थी कि उसने अपनी पूरी उम्र में इस कदर हसीन बाल नहीं देखे थे। जब तक वो दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं चली गई तब तक वो यूं ही जाता देखता रहा। क्या हसीन बाल हैं। उसने पहली बार जन्नत की किसी चीज़ को सराहा और फिर चाय का कप उठा के लबों से लगा लिया। रात को जब अपने बेडरूम में लाइट बुझाकर सो गया था तब जन्नत चुपचाप दूसरे स्टोर नुमा कमरे में दरी बिछा के सो गई थी। जब किस्मत में ऐसा ही लिखा है तो यूं ही सही, उसने चुपचाप दिल को तसल्ली दे डाली। कम अज़ कम इतना तो था कि वो एक छत के नीचे थी, एक महफूज सहारे के हमरा थी। दूसरे दिन वो उसे जगाकर बावर्ची खाने में आ गई। उसे अंडा पराठा और चाय बनाकर दी। सजावल खामोशी से नाश्ता करके चला गया था और अब जन्नत सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए।
काफ़ी सोच विचार के बाद उसने झाड़ू संभाली और घर की सफाई में मसरूफ़ हो गई। 3-4 दिन से सफाई ना होने के बायस घर काफ़ी गंदा हो रहा था। झाड़ू लगा के पोछा फेरा तो काफ़ी तसल्ली हो गई। उसके बाद वो किचन में आकर डब्बों की तलाशी लेने लगी। ज़रूरत की तकरीबन तमाम अशिया मौजूद थीं। उसने बड़ी सोच विचार के बाद दाल चावल बना लिए। सलाद के लिए वो प्याज काट रही थी कि बेल की आवाज़ पे उठी। दरवाज़ा खोला तो सजावल गाड़ी अंदर ही ले आया। सुनो, ज़रा अपने कपड़े दिखाओ। अंदर आकर वो उससे बोला। जी देख ले। उसने दुपट्टा ठीक करके दामन झाड़ा। अरे ये नहीं, वो जो तुम अपने साथ लाई हो उस लोहे के ट्रंक को भर के, वो दिखाओ। आए जी। उसने भागम भाग अपना ट्रंक घसीट के निकाला। देखें जी, कौन सा चाहिए? अभी मेरी जीन्स तब्दील होने का कोई इम्कान नहीं। वो चिढ़ गया। आइंदा की खबर नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही देख रहा हूँ। मेरे लिए क्या मतबल जी? मतबल? ओह अच्छा, मतबल ये है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं ट्रीट लेने, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनके सामने बेहद शौक जोड़ा पहनने में कामयाब ना हो सकें और ज़रा सी सोबर नज़र आए। वो हंसने के बाद जले कुटे लहजे में कह के ट्रंक खंगालने लगा। एक एक करके सजावल ने सारे कपड़े ढेर कर दिए, फिर बड़े तासुफ से उस ढेर को घूरने लगा। कोई भी पसंद नहीं आया जी? उसने बड़ी मायूसी से पूछा। नहीं नहीं, क्या बात है इनकी, बड़ी हीरोइनें महरूम हैं इन कीमती मलबूसात से, वो बोला और फिर सर झटक के खिलखिला के हंस दिया। जन्नत हैरानगी से इस पल में तोला पल में माशा शख्स को देखती रही। कर कोई बात नहीं, ये कह के वो मुड़ा और ज़रा सा नज़दीक आकर बगौर उसको घूरने लगा। इस कार्रवाई पर वो एकदम बौखला कर दुपट्टे से माथे का पसीना पूंछने लगी। हटाओ ये दुपट्टा, वो यकायक सख्ती से बोला। जन्नत ने घबरा के हाथ नीचे गिरा लिया। ठीक। अच्छी तरह से उसके नकूश का मुआयना करने के बाद वो कदरे मुतमईन होके बोला। बाल दिखाओ। जी। इधर आगे करो बाल। जन्नत ने झट अपनी चुटिया आगे की। क्या खाद डालती हो बालों में? चुटिया कितनी लंबी और मोटी है। नहीं जी, खाद क्यों डालूंगी? वो बड़ी हैरान हुई। कुछ पकाया है? जी हाँ, दाल चावल पकाए हैं, वो फौरन बोली। निकालूं? हाँ, मैं ज़रा मुँह हाथ धो लूँ, वो कहता हुआ बाथरूम की जानिब मुड़ गया। अगले दिन वो नाश्ता करने के बाद बैठा अखबार पढ़ता रहा तो जन्नत कदरे हैरान हुई। ओ जी, दफ्तर नहीं जाना आपने? नहीं, कल बताया तो था कि ट्रीट देनी है आज। उसने अखबार पर से सर उठाया। थोड़ी देर उसकी अहमक शक्ल को घूरता रहा। दावत है आज दोस्तों की। फिर उसने वजाहत की। अपने घर? हाँ, यहाँ अपने घर। वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में काफ़ी तंज था। ओ जी, फिर तो कोई इंतज़ाम भी करना होगा। बात सुनो। सुनाएं जी। एक बात मानोगी? हुक्म करें। अपना तकिया कलाम छोड़ दो। ये अगर तुम हर बात का आगाज़ ओ जी से या ना जी से ना करो तो कोई हर्ज है? चंद लम्हे जन्नत खामोशी से उसे देखती रही, फिर बात पले पड़ ही गई। वो अच्छा जी, कोशिश करूँगी जी। फिर जी वही रट। अच्छा जी, नहीं जी। वो अब नहीं बोलूँगी जी। उसके घूरने पे जन्नत बड़ी आहिस्तगी से बोली तो सजावल ने सर थाम लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद वो जन्नत से मुखातिब हुआ। सुनो, तुम अब जल्दी से नहा लो। वो लोग आने वाले हैं क्या? प्लेटें उठाते हुए वो चौंकी। नहीं, उन्होंने तो रात में आना है। अभी तुम्हें कहीं लेके जाना है। कहाँ? है एक जगह। सवाल कम करो, जाके नहा लो। और सुनो, ये जो एक मन बदबूदार किस्म का तेल लगा रखा है ना, इसे अच्छी तरह से निकालना, खा 2 मरतबा शैम्पू करना पड़े, समझी? हाँ। क्या हाँ? समझ गई। तो जी नहीं बोला जाता? यहाँ क्या होता है? आपने ही तो मना किया है ना, वो बेचारगी से बोली। फिर जी कैसे बोलूँ? अच्छा, उसे हंसी आ गई। ज़्यादा मजलूम मत बनो और जाके नहा लो। अच्छा जी। वो मुड़ी और फिर घबरा गई। नहीं, सिर्फ अच्छा। और सजावल उसकी हरकत पे हंसता ही चला गया। और फिर उस रोज़ नहाने में जन्नत ने अपनी पूरी जान सर्फ कर डाली। आधा साबुन खर्च करके वो बाहर निकली तो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अच्छी तरह अपना जायज़ा लिया। अब कुछ गोरी हो गई हूँ, वो कदरे मुतमईन हुई। इस वक्त उसने हरे रंग का बिल्कुल सादा कॉटन का सूट पहना हुआ था, क्योंकि सजावल के अंदाज से वो इतना समझ गई थी कि उसे चुभते हुए रंग और रेशमी कपड़े पसंद नहीं। बालों में कंघा करके उसने आगे पीछे हो कर कई बार अपना जायज़ा लिया, फिर मुतमईन होकर बाहर आ गई। मैं नहा के आ गई हूँ जी। ज़ुबान एकदम फिसल गई।
سجاول نے اخبار پر سے نظریں اٹھائی اور سر سے پاؤں تک اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ سر ہلا کے اس نے گھڑی پہ نظر دوڑائی۔ 4 بج رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں میں کہوں وہاں۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی رسٹ واچ اٹھا کے باندھنے لگا۔ اچھا، وہ چپ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گاڑی ایک دکان کے سامنے روک دی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ جنت نے باہر جھانکا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے تم ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کے باہر نکلو گی، وہ دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ چلو اترو۔ جنت چپ چاپ اتر آئی۔ اندر 3-4 خواتین موجود تھیں۔ چاروں طرف لگے دیوار گیر آئینوں کو وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ میری وائف جنت ہے، وہ ایک موٹی سی عورت سے کہہ رہا تھا۔ ان کا پارٹی میک اپ کر دیجئے، بالوں کا بھی کوئی اچھا سٹائل بنا دیں، میں ذرا ضروری کام سے جا رہا ہوں، 1-1.5 گھنٹے بعد پک کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اطمینان سے جائیں، وہ مسکرا کے بولی۔ تھینک یو۔ وہ مڑ کے باہر نکل گیا۔ جنت کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آئیے، آپ ادھر آ جائیں۔ وہ اسے لے کر دوسری طرف چلی گئی، اور پھر جب 1.5-2 گھنٹوں کے بعد سجاول اسے لینے آیا تو وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ آگے کی بیک کومنگ اس کے چہرے پہ بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ سلیقے سے کیے گئے میک اپ نے واقعی اس کے چہرے کو بالکل نیا رنگ و روپ عطا کیا تھا۔ سجاول نے پیمنٹ کرنے کے بعد ایک نظر اسے دیکھا اور چلنے کا کہہ کے باہر آ گیا۔ کار میں بیٹھنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ گڈ، ستائشی لہجے میں کہا گیا۔ اس کا یہ لفظ جنت کو بے حد خوش کر گیا۔ میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ میں نے کب کہا؟ اس نے مسکراہٹ لبوں میں چھپائی۔ ابھی جو کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کہ گڈ لگ رہی ہو؟ وہ شرمائی۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ جنت اچھل کر چھت سے جا لگی، اور سجاول تا دیر ہنستا رہا۔ جنت نے افسردہ ہو کے رخ موڑ لیا۔ یہ تو ہمیشہ مخول کرتے ہیں، اس نے سوچا۔ گھر پہنچنے کے بعد وہ اسے کھانے کے سامان کے پیکٹ تھماتے ہوئے بولا، جلدی جلدی سارا سامان کچن میں لے کے چلو، ابھی پلیٹیں وغیرہ بھی لگانی ہیں۔ بہت سارے لوگ آئیں گے کیا؟ وہ سامان تھامتے ہوئے بولی۔ نہیں، 4-5 دوست ہیں بس۔ بہرحال انتظام تو اچھا سلیقے کا ہونا چاہیے نا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں ابھی سب کچھ کر لوں گی۔ جلدی کرو، ابھی کپڑے بھی چینج کرنے ہیں تم نے۔ کپڑے کون سے پہنوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ لایا ہوں میں، تم فکر مت کرو اور بس جلدی کرو۔ اسے ڈانٹ کر وہ بکیا سامان اٹھانے چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ اسے ڈانٹ ڈانٹ کے سارے کام سمجھاتا اور کرواتا رہا۔ کچن سے کمرے اور کمرے سے کچن تک کی دوڑ لگا لگا کے جنت تھک گئی۔ تب کہیں جا کے اسے تسلی ہوئی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، چلو اب تم کپڑے بدلو، اندر جا کر کمرے میں رکھے ہیں۔ جنت بڑی بےتابی سے اندر آئی۔ بیڈ پہ رکھے ہوئے ڈبوں کو اس نے جلدی جلدی کھولا۔ پنک شفون کا کرتا دوپٹہ تھا جس پہ سلور ہلکا سا کام تھا، گلے اور آستینوں پہ کام، اور پورے سوٹ پہ ہلکی سی مکیش بھی تھی۔ اتنا خوبصورت سوٹ دیکھ کر وہ بڑی خوش ہوئی۔ دوسرے ڈبے میں سلور کوٹ شوز تھے، ہائی ہیل کے، انتہائی نازک جوتے۔ ہیل بہت نفیس تھی اور جوتے کے اوپر چھوٹی سی بو لگی ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت چیزیں تو اس نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے جا کر جلدی سے کپڑے تبدیل کیے۔ باہر آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ خود کو محویت سے دیکھ رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کب سجاول دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، بغور آئینے میں اسے دیکھ رہا تھا۔ شیشہ ٹوٹنے میں نا بس 1 منٹ ہی باقی بچا ہے، بالآخر وہ بولا تو جنت چونکی۔ اوہ وہ جی، وہ شرما گئی۔ گولی مارو اس جی کو، جوتے کیوں نہیں پہنے ابھی تک؟ پہنتی ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے بیٹھ کر جوتے پہننے لگی۔ جوتے قدرے چھوٹے تھے، پیر تو خیر اس نے ڈال ہی لیے، مگر پھر کھڑے ہو کے چلنا محال ہو گیا۔ اف اللہ، اوئی! ہر قدم پہ گھبرا کے اس نے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ کیا ہوا؟ یہ تو بہت کاٹتے ہیں، وہ رونے والی آواز میں بولی۔ اچھا، سجاول پریشان ہوا۔ خیر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، بازار کافی دور ہے اور وہ لوگ بھی آتے ہوں گے۔ اس نے گھڑی پہ نگاہ ڈالی۔ اب تو تھوڑا کام چلا لو ایسے ہی، میں اپنے پرانے جوتے ہی پہن لوں۔ درد ناقابل برداشت تھا۔ کیا کہا؟ خبردار جو ان 1000 پٹیوں والے خطرناک قسم کے جوتوں کا ذکر کیا تو بس ذرا دیر چلو تو پریکٹس ہو جائے گی۔ اور زیور کیوں نہیں پہنا؟ وہ اپنا سونے والا سیٹ پہن لوں؟ جی نہیں، وہ 1 انچ تک گردن میں دھسا۔ ورکی سیٹ پہننے کی نہ کوئی ضرورت نہیں، میں جو لایا ہوں۔ کہاں گیا؟ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، پھر بیڈ پہ رکھا ہوا تیسرا چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا۔
चलो बहनों, मैं ज़रा चेंज कर लूँ जब तक। डब्बा उसे थमा के वो बाहर निकल गया। जन्नत ने डब्बा खोला। सिल्वर नगों वाला कुंदन का गुलूबंद और कुंदन ही के सहारों वाले बुंदे थे। चंद लम्हों के लिए वो पैरों की तकलीफ को भूल गई और आईने के सामने खड़े होके अपनी ज्वेलरी पहनने लगी। जिस वक्त सजावल कपड़े तब्दील करके आया, वो सहारों से उलझ रही थी। क्या हुआ? वो उसके पास चला आया। ये लग नहीं रहे, क्या करूं? अचार डालो इनका और आज खिला दो मेहमानों को। वो हंसा और फिर उसके पास आके उसके बालों में सहारे लगाने लगा। उसकी शर्ट से उठती भीनी भीनी खुशबू और उसका वह सरापा जन्नत के हवासों पे छाने लगा। खुद ब खुद उसकी आंखें बंद हो गई। जाने कितनी देर हुई, कई लम्हे गुजरे। वो यूं ही आंखें बंद किए खड़ी रही। बहुत देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वो कमरे में अकेली ही खड़ी थी। चारों तरफ सजावल की खुशबू के दरमियान तन्हा खड़ी वो खुद को बहुत अच्छी लगने लगी और उसका दिल चाहा वो सारी उम्र इस महकती फिजा में ऐसे ही खड़ी रहे। बोझल कदमों से चलती हुई वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। कितनी बदल गई थी वो। अगर उसको सोते में को इस तरह तैयार कर देता और जाग कर वो आईना देखती तो शायद यही समझती कि वो कोई तस्वीर देख रही है। कतन खुद को ना पहचान पाती। भाई, अभी तक तुम्हारी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई? वो अंदर आया तो जन्नत ने रुख मोड़ कर उसे देखा। नेवी ब्लू डिनर सूट में वो इस कदर अच्छा लग रहा था कि सामने खड़ी जन्नत की सारी तैयारी अचानक ही मान पड़ गई। बैठे बैठे अचानक ही उसकी बोसीदा झोली में आसमान का चांद आ गिरा था। उसे इस बात का एहसास हो गया था। क्या हुआ? वो जन्नत को अपनी जानिब यूं देखता पाकर हैरान हुआ। मेहमान नहीं आए? अफसुर्दगी से मुस्कुरा के वो बोली। आने वाले हैं, चलो आ जाओ तुम भी। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम की सेटिंग उसने आज के दिन के लिए थोड़ी सी तब्दील कर ली थी। थोड़ी देर बाद बाहर हॉर्न बजा। सजावल उठ के बाहर चला गया और उन लोगों को लेके अंदर आया। ये भाभी? अस्सलामुअलैकुम भाभी। वो जो उसके दोस्त उस दिन आए थे उसे मिलकर गए थे, आज बहुत खुशगवार किस्म की हैरत में मुब्तला हो गए। वालेकुम अस्सलाम जी। वो शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ बोली। आने वालों में एक खातून भी शामिल थी। डीप रेड कलर की साड़ी और शानों तक कटे उसके सिल्की बाल। उसने आगे से क्लिप लगा रखा था। हेलो डार्लिंग, हाउ आर यू? जन्नत के दोनों गालों पे बोसा देकर उसने बड़ी अदा से पूछा। जी। वो इस हरकत पे बौखला सी गई। ये रुशना है। सजावल ने बर वक्त उसकी मदद की। मेरी कॉलीग है। और रुशना, ये जन्नत है। बड़ी ही खुश नसीब हैं जन्नत आप। वो उसे देख के मुस्कुरा के बोली। हमसे साफ बचा कर ले गई है ना तुम्हें? अरे, आपकी जुल्फों के जाल में जो एक बार फंसे वो निकल सकता है। सजावल हंसा। नोटी बॉय। उसने सजावल को हल्की सी चपत लगाकर हंसते हुए कहा। जन्नत ने कदरे नागवारी से उस खातून को देखा और वहां से हट गई। सजावल के दोस्त ऊंचे ऊंचे घरानों से थे। सबसे ज़्यादा वही औरत सबसे ऊंचे घराने की लगती थी और उसके साथ सजावल तो बहुत ही जैसे घुल मिल चुका था। एक ही सोफे पे दोनों बैठे हुए थे। आई बड़ा हसीन समझती है खुद को। उसने जल कर उस खातून को देखते हुए सोचा, क्या है इस परकटी में? साड़ी पहनी हुई है बस और अपनी चिट्टी चमड़ी दिखा रही है। वो रुशना के स्लीवलेस ब्लाउज का जायजा लेते हुए सोचने लगी। जन्नत भाई, खाना लगाओ, इन भूखों की आंतें ना निकल आए कहीं बाहर। सजावल को बड़ी देर बाद उसका ख्याल आया। पूरा नाम क्यों नहीं लेते मेरा? ये सबके सामने तो बड़े प्यार से बोलते हैं, दोगले कहीं के। उसे सजावल पे बड़ा गुस्सा आया। सब कुछ तैयार ही था। उसने डिशें लाकर रख दी तो वो सब वाकई भूखों की तरह टूट पड़े। भाई सजावल, लगता है तुम्हारी वाइफ को कुकिंग से दिलचस्पी नहीं, सारी चीज़ें बाजारी हैं। उसी नाक चिढ़ी लड़की ने नाक चढ़ा के कहा। बात यह है कि हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन से इतना काम नहीं करवाते। वो मज़े से बोला। वरना खाना पकाना इसे सब आता है। रियली? वो जन्नत की जानिब देख के बोली। क्यों भाई जन्नत जी, क्या क्या बना लेती हैं? जी, जाने क्यों उसके मुखातिब करने से वो नर्वस हो जाती थी। सब कुछ ही पकाना आता है मुझे। कहीं हमारे सजावल का दिल ना पका दीजिएगा। उसने फिर एक अदा से कहा। हमारे सजावल। खट से जाग कर ये अल्फाज जन्नत के दिल पे लगे। भाई अब ऐसे मत पुकारो। इनके जुमला हकूक मिसिस जन्नत सजावल के नाम के महफूज हो चुके हैं। सजावल के एक दोस्त ने जैसे जन्नत के दिल की पुकार सुन ली। हाँ, उसने भी शौकी से आ भरी। आहिस्ता आहिस्ता ही आदत पड़ेगी ना।
وہ سب زور سے ہنس دیے۔ بھابھی جی اب آپ آ گئی ہیں نا تو خوب خرچہ کروائیے گا اس کنجوس کا۔ سجاول کا دوست آفاق اس سے مخاطب ہوا۔ ایمان سے بھابھی اتنا کچھ جمع کر کے بیٹھا ہے نا، اور خرچ کرنے سے جان جاتی ہے اس کی۔ ابھی شادی سے مہینہ بھر پہلے اسے کہہ کر قسطوں پر گاڑی دلوائی ہے، یہ گھر بھی سال بھر پہلے ہی لیا ہے اس نے۔ اتنا کہہ سن کر، ورنہ تو اتنے پھٹیچر فلیٹ میں رہتا تھا جسے ڈربا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا بس، سجاول نے اسے گھورا۔ آستین کے سانپ، زیادہ بی جمالو بننے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرے بیچارہ، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ روشنا ہنسی۔ لیکن تم فکر مت کرو مسز جنت، شکل سے کافی معصوم نظر آتی ہیں، اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ جانے اس کے دماغ میں کون سا لفظ تھا جس کی جگہ اس نے معصوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ سجاول کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ اچھا بھائی اب اجازت۔ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو بھائی، ابھی چائے کا دور ادھورا ہے۔ نہیں پھر کبھی صحیح۔ روشنا نے اپنی نازک سی رسٹ واچ پہ نظر ڈالی، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ چلو نکلو پھر، آفاق بولا، ابھی ان سب کو میں نے ڈراپ بھی کرنا ہے۔ اکٹھے ساتھ آنے کا پروگرام بنا کرنا، مجھے ڈرائیور بنا کے میری پتلی گردن پھنسا لی ہے انہوں نے۔ بھابھی آپ کے لیے ہم سب کی طرف سے۔ سجاول کے ایک کافی کم گو دوست لیاقت نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے جی؟ وہ گھبرا گئی۔ لے لو، سجاول نے آہستگی سے کہا تو اس نے ہاتھ بڑھا کے گفٹ لے لیا۔ وہ دونوں انہیں چھوڑنے پھر گیٹ تک گئے۔ ہائے مر گئی میں تو۔ جیسے ہی ان لوگوں کی گاڑی آگے بڑھی، جنت وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ ارے کیا ہوا؟ وہ گھبرا کے پلٹا۔ چھالے پڑ گئے ہیں۔ رونی صورت بنا کر اس نے اپنے پیر دکھائے۔ 3-4 گھنٹے تک وہ جس صبر آزما دور سے گزری تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ اب تو پیروں میں جیسے انگارے سے دہک رہے تھے۔ اوفو، اس نے گہرا سانس کھینچا۔ شکر ہے ان لوگوں کے سامنے یہ حرکت نہیں کرتی۔ ان کے سامنے ہی ایسا کرنا ہوتا تو اتنی دیر تک تکلیف کیوں برداشت کرتی؟ اچھا چلو اب اندر آ جاؤ۔ وہ مڑ کے اندر چلا گیا۔ پھر بن گئے پہلے جیسے۔ وہ وہیں بیٹھی تلوے سے ہلاتی رہی۔ پھر اس روز وہ کچن میں بیٹھی سالن پکانے کے لیے پیاز کاٹ رہی تھی جب دروازے کی بیل بجی۔ اس وقت وہی آئے ہوں گے، اس نے سوچا۔ ابھی ان کے آنے میں کافی دیر ہے۔ سوچتی ہوئی وہ ایک ہاتھ میں چھری اور دوسرے میں آنکھوں کا پانی صاف کرتی کرتی گیٹ تک آئی۔ جی کس سے ملنا ہے جی؟ گیٹ پہ کھڑی خاتون اور اس کے پیارے سے بچے کو دیکھ کر اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ ملنا تو تم سے ہی ہے، وہ مسکرائیں۔ میں پڑوسن ہوں تمہاری، سامنے والے گھر میں رہتی ہوں۔ اوہ اچھا آئے نا پھر۔ وہ ایک طرف ہٹی۔ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ السلام علیکم آنٹی۔ 10 سالہ بچے نے اسے بڑے احترام سے سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ میرا نام حسن ہے۔ بڑا اچھا نام ہے آپ کا۔ جنت نے پیار سے بچے کا گال سہلایا اور انہیں اندر لے آئی۔ آپ بیٹھے جی، میں ابھی آتی ہوں۔ انہیں بٹھا کر وہ جلدی جلدی کچن میں آئی، ہاتھ دھو کر ان کے لیے شربت بنایا اور ٹرے میں گلاس سجا کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ارے یہ تکلف کیوں؟ میں تو یوں ہی تھوڑی دیر کو آئی تھی۔ آپ کا اپنا گھر ہے جی، جب چاہیں آئیں، وہ مسکرائی۔ پڑوسیوں کا تو بڑا حق ہوتا ہے۔ میرا نام ساجدہ ہے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ تمہارے لون سے جس گھر کی بالکنی نظر آتی ہے نا، وہی میرا گھر ہے۔ کئی دن سے تمہیں دیکھ رہی تھی، سوچا نئی آئی ہو، کسی شے کی ضرورت نہ ہو، اسی لیے چلی آئی۔ بڑا اچھا کیا جی، مجھے اب کوئی مشکل ہوئی تو میں آپ ہی کے پاس آؤں گی۔ کب ہوئی تمہاری شادی؟ انہوں نے مسکرا کے پوچھا۔ مہینہ ہونے والا ہے جی۔ وہ خود بخود افسردہ ہو گئی۔ بس اتنے سے دن؟ اور شکل ایسی بنا رکھی ہے جیسے کئی سال گزر گئے ہوں۔ ذرا سج سنور کے رہا کرو بھائی۔ بس جی، جنت اداس ہو گئی۔ ان کو پسند ہی نہیں ہے نا میرا سج سنور کے رہنا، اصل میں ان کو سادگی پسند ہے۔ اچھا، وہ بڑی حیران ہوئی۔ حیرت ہے، اصل میں جی وہ تو ہیں اتنے اچھے پڑھے لکھے، اور گاؤں کی میں دیہاتن سفید ان پڑھ ہوں، جاہل۔ میرا ان کا کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے نا، اس لیے میں خود ہی ڈرتی رہتی ہوں کہ ان کو میری کوئی عادت بری نہ لگ جائے۔ وہ آج بے حد ملول تھی، بھری ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کوئی ہو جس سے وہ اپنے دل کی ڈھیر ساری باتیں کر لے۔ تو کیا ہوا بھائی، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے 1 مہینے کا عرصہ تو ناکافی ہے نا۔ میں نے کئی ایسے جوڑے بھی دیکھے ہیں جو دیکھنے میں بہت بے جوڑ مگر آپس میں بہت خوش ہیں۔ میں تو سمجھ گئی ہوں جی ان کا مزاج، وہی نہیں سمجھتے مجھے۔ وہ پھیکی سی ہنسی۔ تو کیا تم بالکل ہی ان پڑھ ہو؟ نہیں جی، 8 جماعتیں پڑھی ہیں میں نے گاؤں کے مدرسے سے۔ اس کے لہجے میں فخر آ گیا۔
बस ये शहर की लड़कियों की तरह ना गिटमिट करना नहीं आती मुझे। उसके तस्वुर में रुशना आ गई। साजदा बेख्तियार हंस दी। तो तुम भी सीख लो ना। कैसे सीखूं जी, मुझे तो इंग्लिश की अली बे भी नहीं आती। आंटी, इंग्लिश की अली बे नहीं होती, ABCD होती है। हसन जो बड़ी देर से खामोश बैठा था बोल उठा। साजदा और जन्नत दोनों हंस दी। देखा जी, मुझे तो इतना भी नहीं पता, मैं भला कैसे सीखूंगी। आंटी, ABCD तो मैं सिखा दूंगा आपको, पता है मैं 4th क्लास में हूँ। अच्छा, जन्नत के लहजे में शौकदार आया। तुम मुझे सिखा दोगे? क्यों नहीं, साजदा बोली। ये रोज आकर तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ा देगा। क्यों हसन बेटा? जी मम्मी, वो पुरजोश हुआ। बबली से तो मैं इतना कहता हूँ, आओ स्कूल स्कूल खेलें, पर वो भाग जाती है। अब मैं आंटी का टीचर बन जाऊंगा, फिर रोज आया करना। जन्नत को यकीन नहीं आ रहा था कि वो भी इंग्लिश बोल सकेगी। जी आंटी, रोज आऊँगा। साजिदा थोड़ी देर तक बैठी इसी मौजू पे बातें करती रही। उनका तसल्ली देने का अंदाज बहुत अच्छा था। जन्नत के दिल का बोझ बड़ी हद तक कम हो गया। फिर उससे घर आने का वादा लेकर वो गई तो उसने दोबारा किचन में आकर अपने काम का आगाज़ किया। और फिर उसी शाम वो बड़ी परेशानी से पूरे घर में टहल रही थी। शाम ढल चुकी थी और वो अभी तक नहीं आया था। वैसे रोज़ सजावल दोपहर के खाने तक आ जाता था, मगर आज इतनी देर हो जाने के बावजूद उसका कहीं पता नहीं था। परेशानी के मारे जन्नत का बुरा हाल था। 100 तरह के वसवसे उसके दिल में जन्म ले रहे थे। इंतज़ार करके के वो थक चुकी थी।